इस कार्यक्रम की शुरुआत जिस तरीके से हमने की, इसके बाद आगे बढ़ने का समय है। और जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर हमारे बीच मौजूद है। जिसका इंतजार आप कर रहे थे, वो इंतजार खत्म होता हुआ अब नजर आ रहा है। गुड़गांव की बात होगी, गुड़गांव से बहुत लगाव रखते हैं, सिर्फ बादशाहपुर से नहीं बल्कि पूरे जिले से प्यार करते हैं और इसके लिए बहुत संघर्ष मंत्री जी ने किया भी है। इनके डिपार्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके हम जानेंगे कि इन्होंने अब तक कितने काम किए हैं, क्योंकि हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत 2026 का मंच है, गुड़गांव एडिशन है। तो मंत्री जी, हम समय नहीं गवाएंगे, आपका समय कीमती है, हमारे दर्शकों का समय भी कीमती है, यहाँ इन लोगों का समय भी बहुत हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अगली बातचीत की और स्वागत करता हूं मैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत 2026 के इस मंच पर। और साथ ही आमंत्रित करता हूं हमारी डेप्यूटी एडिटर मुमताज खान को कि वो इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मुमताज, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया कमल आपका। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर साहब, आप स्टेज पर तशरीफ फरमा है। काफ़ी देर से आप मुंतजिर थे उनसे बात करेंगे, आवाम के सवाल भी उनके सामने रखेंगे और कई महकमे संभालते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, विदेशी सहयोग, सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण संभालते हैं। नरबीर साहब, मैं आपका इस्तकबाल खबरें अभी तक के इस मंच पर आज इन अल्फाज के साथ करना चाहती हूँ कि जितनी कवायदें, जितनी कोशिशें आप मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहला सलाम तो उन कोशिशों को जाता है, लेकिन जनता के जो सवाल हैं वो भी आपको रखेंगे। मैं आगाज़ करूंगी अपनी इस बातचीत का इन अल्फाज के साथ कि अच्छी सीरत को समझने की ज़रूरत क्या है। अच्छी सीरत को समझने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। बहुत इस्तकबाल है आपका। मेरा सवाल ये है आपसे पहला, अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या गुरुग्राम को और मानेसर को हरियाणा सरकार और हरियाणा के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर राव नरबीर साहब एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी में है, वाकई या सिर्फ बातें? नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिश तो सरकारें सभी करती है, हम भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि और शहर से गुड़गांव की थोड़ी सी उम्मीदें ज़्यादा होती है कि गुड़गांव को मैं मानूँ कि हरियाणा की इकोनॉमिकल कैपिटल है और जिलों की बजाय गुड़गांव में बढ़ती हुई संख्या ज़्यादा है। लोग माइग्रेट होकर गुड़गांव में बहुत आते हैं। सेंसस के अनुसार 2011 में सेंसस हुई, तब गुड़गांव का रिकॉर्ड जनसंख्या कुछ और था। 21 में कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाई, अब दोबारा से शुरू हो रही है। अमूमन ये कि मेरा आकलन खुद है, गुड़गांव जिले में 1 करोड़ लोग रहते हैं, तो बढ़ता हुआ शहर है, बढ़ती हुई समस्याएं। सरकार बहुत कोशिश करती है, लेकिन सेंसस के अनुसार सरकार अपना एजेंडा बनाती है। कोई भी डेवलपमेंट का इलाका हो, कोई भी काम करना हो तो हम सेंसस के अनुसार करते हैं। आप देखिए, गुड़गांव में जब पहला मास्टर प्लान आया तो वो 1980-81 के आसपास आया। तो जितने भी गुड़गांव में ये आज मैं उनको पोस्ट इलाका कहूँ, DLF 1, 2, 3 या और जितना इलाका 58 सेक्टर तक, उनमें रोड जो बनाई गई उस समय अपने हिसाब से ठीक बनाई थी। लेकिन उस टाइम 9 मीटर की 12 मीटर की रोड थी। गुड़गांव को सोचते नहीं थे गुड़गांव एक बड़ा सेंटर बनेगा, जनसंख्या ज़्यादा आएगी। आज ये तोड़ फोड़ भी जो चल रही है, अमित मंडोलिया जी बैठे हैं, तो गुड़गांव में सब जगह कंस्ट्रक्शन बाहर तक कर लिए, सड़कों पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं। जो टाउन कंट्री प्लानिंग ने उस समय स्कीम बनाई थी, अपने हिसाब से ठीक बनाई थी। गुड़गांव छोटा शहर था, 150 गाड़ियाँ थी, लोग स्कूटर वाले थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतनी आबादी बढ़ गई, अब एक एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई, 4-4 मंजिलों के मकान बन गए। तो इसलिए सरकार अपनी तरफ से बहुत कुछ सोचती है और इन 3-4 सालों में आपको दिखेगा कि गुड़गांव और मानेसर में बदलाव हुआ है। आपने बतौर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर इंडस्ट्रियल यूनिट्स की हाइट कम करने का प्रस्ताव दिया था, हाइट घटाए जाने का, वो कारगर है क्या? नहीं, हमने तो हाइट घटाने का नहीं दिया जी, हमने तो अब FAR फ्री कर दी, कितना ही बना लो। अच्छा, हाँ, कोई वो नहीं है। वही तो हाइट लिमिट घटाने का आपने प्रस्ताव दिया था, उससे कोई फायदा हुआ है, कोई कारगर हो रही है क्या वो? नहीं सर, समय अनुसार जैसी जैसी मांग आती है उद्योगपतियों की, उसी हिसाब से सरकार काम करती है।
जैसे हम संविधान बनाया 1950 में लागू हुआ, अमेंडमेंट हर साल होते हैं संविधान में, ऐसी जैसे ही उद्योगपतियों की मांग आती है उस हिसाब से सरकार सोचकर उन पर विचार कर कर जो ठीक लगता है वो काम करते हैं। राव साहब, ये हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत 2026 का गुरुग्राम एडिशन है जिसमें जी। आप और हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। तो गुरुग्राम जिस तरह से इंडस्ट्रीज का हब गुरुग्राम का जो हिस्सा पहले बना हुआ था या मानेसर में नए डेवलपमेंट हुए, आपका विजन, आपका ब्लूप्रिंट गुरुग्राम के लिए, आइंदा के लिए क्या है सर? तो गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर में कर इंडस्ट्री बहुत आई और हमारा तो गुड़गांव कभी जमाने में छावनी कहलाता था और यहाँ 30,000 की आबादी थी कुल, आज मैं कहता हूँ 1 करोड़ आदमी आए। लेकिन 2 कंपनियां ऐसी जिन्होंने इस छावनी से गुड़गांव और गुरुग्राम बनाया, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी कहलाया। पहली कंपनी आई 1975-76 में मारुति, और मारुति के बाद रियल इस्टेट में 80 के दशक में आई DLF कंपनी। आज तो हजारों रियल इस्टेट में कंपनियां हैं और मारुति की वजह से ऑटोमोबाइल लाइन में बहुत फैक्ट्री एंसिलरीज आ गई। तो गुड़गांव छावनी को गुड़गांव बनाने में इन 2 कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है। फिर हमने 96 में बंसीलाल जी की सरकार आई तो ये IMT मानेसर, इसका अवार्ड सुनाया, इसकी कीमत तय करके इसको दिया, लोगों को दिया, और आज IMT मानेसर में भी बहुत उद्योगपति आ रहे हैं। हमने सोना IMT बनाई। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में है कि इस बार की हम 10 IMT नई हरियाणा में बनाएंगे। 6 को हमने चिन्हित कर दिया है, 2 जगह हमने ज़मीन ले ली है, अब रेवाड़ी में हम नई शुरू करने जा रहे हैं अगले महीने में। तो लोग इंडस्ट्री के लिए हरियाणा में आना चाहते हैं, इसलिए आना चाहते हैं कि यहाँ का जो क्लाइमेट है दिल्ली के नज़दीक है और क्राइम रेट और स्टेटों की बजाय हरियाणा में कम है। दिक्कत सिर्फ एक आती है कि हरियाणा में ज़मीन की कीमत ज़्यादा है और स्टेटों से। कई इन्वेस्टमेंट्स को ये कंप्लेंट होती है राव साहब कि अप्रूवल्स में देरी होती है कई बार, इसलिए उन्हें दिक्कत होती है। हाँ, ये ठीक है कि हम कहते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। अब हम कर रहे हैं कि एक छत के नीचे सारे NOC, बट डिपार्टमेंट का काम है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अफसर बैठेंगे और वो सारी CLU ला के देंगे। 45 दिन में यदि वो उसकी हम NOC पूरी नहीं करते, डीम्ड अप्रूवल मानी जाए, ऐसी सरकार अभी करेगी। यानी कि ये एक और अच्छी खबर गई इस जी से। हाँ ना, ये अच्छी खबर है हरियाणा के उद्योगपतियों के लिए। जी, मुझे याद है अभी हाल ही में आप जापान के दौरे पर गए थे मुख्यमंत्री। हाँ ना, 4-5 महीने हो गए जब गए थे। और फिर आपने वहाँ कई MOUs भी साइन किए थे और जी। इन्वेस्टमेंट्स की हौसला अफजाई के लिए आप लोगों का वो दौरा काफी महत्वपूर्ण था। जी। हरियाणा के अवाम को काफी उम्मीदें भी आपके उस दौरे से है। तो लोग ये नहीं, वो दौरा अधूरा रह गया। हमारे एक IG ने सुसाइड कर लिया था उन दिनों में, तो मुख्यमंत्री जी 2 दिन बाद वापस आ गए वहाँ से। हम 6 तारीख को पहुंचे, 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी को वापस आना पड़ा और मैं वहाँ 2-3 दिन और रुक आया। तो बहुत MOU हुए, बहुत सिरे भी चढ़ गए, कुछ आने वाले उनमें से। वही जापान में जो लोग कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। तो वही हरियाणा की जनता जानना चाहती थी कि उसमें से कितना सिरे चढ़ा, क्या कहा? तकरीबन 5,000 करोड़ के MOU हुए थे, उसमें से 1,800 करोड़ के साइन भी हो गया और शुरू भी हो गया उनका। इंडस्ट्रीज के लिए गुरुग्राम और आसपास के अलावा क्या आपने कुछ और जगह भी चिन्हित की है राव साहब? हमने IMT के लिए 10 जगह का संकल्प पत्र में घोषणा की थी, 6 हमने अनाउंसमेंट कर दी। उसमें एक जींद में है, नारायणगढ़ में, अम्बाड़ा में, पलवल फरीदाबाद मिक्स है, रेवाड़ी और एक जगह और है। 6 जगह किया है। राव साहब, ये जितनी कवायदें आप करते हैं, जितनी कोशिशें आप करते हैं, अब लोगों को वाकई इंतज़ार होता है कि ज़मीन पर उनको कब उतना काम नज़र आए कि जो बातें कही जा रही हैं, और उन उम्मीदों पर आप खरा उतरने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमारी सरकार 2014 में बनी। 2014 के बाद से हमने कोई ज़मीन अखबार हरियाणा सरकार ने नहीं करी। जो भी जमीन अखबार हुई सब पहले की, हमारे समय की नहीं है। असली दिक्कत अब आई कि भाई IMT हम कैसे उसको करें। तो हमने E-पोर्टल मनोहर लाल जी ने अपने समय में बनाया कि E-भूमि पोर्टल पर लोग जमीन अपनी अपलोड करो और जो कीमत तय होती, जैसे अभी हमने नारायणगढ़ में और अम्बाड़ा में IMT की 2 की घोषणा करी, वहाँ MOU भी जमींदारों से हुए। हमने 500 एकड़ तो हमने अम्बाड़ा में खरीद ली। अभी 10-12 दिन पहले नारायणगढ़ में MOU किसानों से हुआ है, वो भी जमीन दे रहे, वहाँ भी रजिस्ट्री शुरू हो गई। अभी हमने उसके बाद जिस दिन नारायणगढ़ की पॉलिसी हमने करी जमीन की, उसी अगले दिन हमने इंडस्ट्री वालों की मीटिंग बुलाई, मुख्यमंत्री जी बैठे और हमने एक नई पॉलिसी लाए कि भाई जमींदार ये कहते हैं
कि हमारी ज़मीन आप ले ले तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए एकड़ में, और बाद में आप उसको 20,000 रुपये, 30,000, 40, 50,000 रुपये गज तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उसको HSID से बेचता है। तो ज़मींदारों को दुख होता है कि भाई मेरी ज़मीन सस्ती ले ली, लेकिन हमने कोई अखबार नहीं करी। उस समय उसकी कीमत के अनुसार तय करके ज़मींदार की मर्जी से ज़मीन ली, लेकिन फिर भी ज़मींदार है, उसके मन में आती कि अब तेरी ज़मीन नहीं बेचता तो अब आज 70,000 रुपये एक मीटर की होती। तो अब नई पॉलिसी हम लाए हैं कि लैंड पूलिंग में जमींदार आ जाए। जैसे किसी जमींदार के पास 4 एकड़ ज़मीन है, वो लैंड पूलिंग में आए, वो कहे भाई मैं 3 एकड़ तो इस रेट पे मैं सहमत हूँ, मैं बेच दूंगा, और 1 एकड़ को मैं MOU करूँगा आपसे कि मैं उसको लैंड पूलिंग में आऊँगा। लैंड पूलिंग में पहले ज़मीन हम देते थे कि कोई 1000 गज देता तो कोई 1100-1200 गज। अब मैंने कहा है कि जितनी यूज करोगे लैंड, तो हमारा लैंड होते 1 एकड़ में 4000 मीटर होते हैं, तकरीबन 60% लैंड यूजेबल होती है, 40% पब्लिक यूटिलिटी में चली जाती है। तो उस 60% का 50% यानी 2400 मीटर का 1200 मीटर हम जमींदार को देंगे जी। और 1 लाख रुपए पर ईयर जिस दिन वो MOU करेगा हमसे, उसको 1 साल 1 एकड़ का हम उसको जो खेती बाड़ी करता था उसके लिए देंगे। दूसरे साल 4 साल तक 1-1 लाख रुपए उसको हम देंगे। 4 साल तक यदि हम उसने ज़मीन को डेवलपमेंट करके उसको चिट्ठी नहीं दी तो वो उसके पैसे बाप दादा के वो खर्चो ज़मीन उसकी। अच्छा। तो 4 साल में हमारी गारंटी होगी कि हम आपको 4 लाख भी दे रहे हैं और आपको डेवलप करके दे रहे हैं, और फिर वो कीमत जो HSID से बेचती है वही रेट उसका बिक जाएगा। वो ये नहीं कह पाएगा कि आप 80,000 रुपये गज बेच रहे हो, मेरे को आपने 2 करोड़ रुपए दे दिए। जितनी कीमत HSID की कब बढ़ेगी उतनी ही जमींदार की कीमत बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन, एक जमींदार कहता मेरे 3 बेटे हैं, तो जी तीनों को बराबर बांटनी है। तो जैसे 1200 मीटर मिलेंगे 1 एकड़ में एक आदमी को, 1200 मीटर तकरीबन 1400 गज के आसपास बन जाएगा। तो 400 मीटर के प्लॉट भी हम दे देंगे उनको, तीनों बच्चों के लिए ऐसे कर देंगे। यदि 4 एकड़ 2 एकड़ में वो ई-भूमि पोर्टल पाता उसकी कीमत ले ले, 2 एकड़ के प्लॉट ले ले, 1 एकड़ के प्लॉट ले ले, तो सुविधा दी है। हम रेवाड़ी भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, नारायणगढ़ में भी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बहुत जमींदार इस बात पर राजी है और बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप होंगी। जितनी IMT भाजपा ने संकल्प पत्र में घोषणा की थी वो सारी की सारी अभी बनेंगी। ये तजवीज़ आपकी, ये प्रस्ताव काफ़ी अच्छा और खूबसूरत है राव साहब, लेकिन इसे आसान भाषा में, आसान अंदाज में किस तरह पहुंचाते हैं आप जमींदारों को? क्योंकि हमारे यहाँ ये सोशल मीडिया, ये आपके चैनल, अखबार के द्वारा और कुछ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग गांव में जहां हमने IMT डिक्लेयर की है वहां लोग जाते हैं, डिपार्टमेंट के आदमी, वो भी लोगों को समझाते हैं। लेकिन एक गांव में एक आदमी जाएगा, कोई अधिकारी, वहाँ 20 आदमी 40 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन जो आपके माध्यम से जो बात जाती है लाखों आदमी तक जाती है। तो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि हमने नई पॉलिसी बनाई, उसमें लोग बहुत आएंगे ना। उस बात की हमारे पास लोगों की मांग आई थी कि भाई आप लोग महंगी ज़मीन बेचते हो, हमसे सस्ती ले लेते हो, तो अब लोगों को एक ऑप्शन दिया है कि आप इस हिसाब से भी आ जाओ, लैंड पूलिंग में आ जाओ। तो लैंड पूलिंग में बहुत लोग आने की मुझे उम्मीद है। राव साहब, आपकी सरकार ने तो ज़मीनें एक्वायर नहीं की है, लेकिन IMT रूस का मेप की तरफ हमने नहीं करी, आपने नहीं की, लेकिन वहाँ तकरीबन मेरे ख्याल है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 9 गांव के किसान हैं, मेवात का इलाका है राव साहब वो, और वो अपने मुआवजों को लेकर, कंपनसेशन को लेकर और बाकी काफ़ी चीज़ों को लेकर अक्सर वक्फे पर धरने पर होते हैं, प्रदर्शन पे होते हैं। हालांकि पहले की सरकारों में वो ज़मीन एक्वायर हुई थी, लेकिन आपकी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? वो क्यों अपनी मांगों को लेकर इस तरह प्रदर्शन करते हैं 9 गाँव के किसान? क्या उनकी सुनवाई हो सकती है किसी तरह तकनीकी तौर पर? ना जी, उनकी सुनवाई इसलिए नहीं हो सकती कि एक बार ज़मीन की कीमत उनको दी गई, दोबारा कांग्रेस की सरकार थी, आफ्ताब अहमद जो अब MLA, तब उस समय भी MLA थे, वो जमींदारों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गए और उन्होंने 25 लाख रुपए पहले कीमत दी गई थी। फिर समझौता हुआ किसानों का और सरकार का, और उन्होंने 46 लाख रुपए के हिसाब से पेमेंट करी सरकार ने, और सबसे एग्रीमेंट किया और सबके एफिडेविट लिए कि इसके बाद हम कोई कोर्ट में नहीं जाएंगे। उसके बाद उनको मांगने का अधिकार ही नहीं। मेरे पास भी अभी पिछले हफ्ते आफ्ताब अहमद और 9 गांव के आदमी आए थे। मैंने कहा भाई ये मैं कर सकता हूँ, कीमत तो तुम्हारी बढ़ेगी नहीं, लेकिन जो रोज़गार के यहाँ अवसर मिलते हैं, और मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया वहाँ जो उद्योगपति लग रहे हैं कि अपने जो हमारे आसपास में फिरोजपुर नमक में या इंड्री में जहाँ भी ITI है वहाँ अपने ट्रेड के इंस्ट्रक्टर छोड़कर इन लोगों को ट्रेनिंग दो, इन फैक्ट्रियों में उनको जगह दो, आम आदमी को, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ये तो कोशिश कर सके, लेकिन कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने पहले अपने एफिडेविट
दे चुके हैं वो साइन करके। तो रोजगार के लिए उम्मीद कर सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल, रोजगार के लिए भी। और उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद की ज़मीन नहीं है। एक उन्होंने स्कूल की मांग की कि लड़कियों के लिए स्कूल नहीं है 12वीं तक का, तो उसकी मैंने ज़मीन छुड़वा रहा हूँ। जहाँ वे चाहेंगे वहाँ ज़मीन छोड़ देंगे, और मस्जिद की जो ज़मीन है वो भी छोड़ देंगे, और कोई BPL के परिवारों को ज़मीन देनी है वो भी हम छोड़ देंगे, लेकिन ज़मीन की कीमत अब नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो एफिडेविट दे चुके हैं। चलिए, एक अच्छी बात यह है कि आज खबरें बीती के इस मंच से हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर साहब की तरफ से एक और बेहतरीन जानकारी गई वहाँ के लोगों के लिए। जी। राव साहब, फॉरेन कॉर्पोरेशन का विभाग भी है आपके पास, आप जापान तक गए, आपने वहाँ कई MOU साइन किए। इसके अलावा हाल फिलहाल गुरुग्राम और आसपास के लिए क्या विदेशी निवेश की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, हम अभी एक ग्लोबल सिटी बना रहे हैं गुड़गांव में। ये द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। जैसे दुबई में एक डाउनटाउन है, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, बहुतों ने देखा भी होगा। वो कुल 422 एकड़ में है, और हमारी ये 1003 एकड़ ज़मीन है। तो हम यहाँ एक नया शहर बसाने की कोशिश कर रहे हैं कि नया शहर बसे। और मेरी और मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा ये है कि इसमें जैसे एक बुर्ज खलीफा है डाउनटाउन में, वहीं दुबई मॉल है उस डाउनटाउन में 422 एकड़ में, तो यहाँ हिंदुस्तान की एक टॉलेस्ट बिल्डिंग बने। और हम अप्रूवल भी दे रहे हैं, कितनी बड़ी बना लो, सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी ले लो, कितनी हाइट तक आप बना सकते हो उतनी हाइट तक बनाओ। हाँ। और हिंदुस्तान की एक टॉलेस्ट बिल्डिंग गुड़गांव में बननी चाहिए। एक नया शहर बसेगा, आपको 1-1.5 साल में बनता हुआ दिखाई देगा। तो यानी 1-1.5 वहाँ साल में इंफ्रा का वहाँ काम चल रहा है। हाँ। 60% से ऊपर काम हो चुका। और अब हम बस इन्वेस्टर मीट करेंगे हम शायद अक्टूबर-नवंबर में। उसमें बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिल्डर आएंगे, तो उनसे कहेंगे भाई हमारे यहाँ बिड करो आप, तो ग्लोबल एक टेंडर करेंगे तो लोग आएंगे, तो गुड़गांव एक अच्छा शहर बसेगा। जी। राव साहब, एक बहुत अहम सवाल है मेरे पास। हरियाणा की आवाम ने ये सवाल आपसे पूछा है। प्रधानमंत्री ने हाल में अपील की कि पेट्रोल बचाया जाए, लेकिन हरियाणा हम सब जानते हैं कि NCR का भी पार्ट है, लेकिन यहाँ EV गाड़ियों पर जो रजिस्ट्रेशन के साथ अन्य रिबेट्स हैं वो दिल्ली, चंडीगढ़, बाकी पड़ोसी राज्यों की तरह हमारे यहाँ नहीं है। EV व्हीकल महंगे हैं। क्या कोई नजरसानी, कोई रिव्यू इस पर ड्यू है आपकी? नहीं, मेरे मिनिस्टर बनने से पहले EV गाड़ियों पे 10% सब्सिडी थी, लेकिन वो सभी गाड़ियों पे थी। 70 लाख रुपए की जो गाड़ी ले रहा है वो भी सब्सिडी चाहे, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 70 लाख वाला आदमी तो वैसे पैसे वाला है, तो मैंने अभी पॉलिसी में कहा कि 20 लाख रुपए तक की गाड़ी जो लेगा उसको 10% हम सब्सिडी दे रहे हैं। एक किसानों के लिए हम 5 लाख रुपए ट्रैक्टर पे सब्सिडी, कि ट्रैक्टर का डीजल बहुत जमींदारों को महंगा पड़ता है, तो मैं ट्रैक्टर कंपनियों को भी बुलाया है। 2-3 कंपनियों से बात हुई कि आप हरियाणा में ही मैन्युफैक्चरिंग करो, तो ट्रैक्टर पे 5 लाख सब्सिडी देंगे, आपका कोई खर्चा ही नहीं लगेगा। मैंने अभी एक डेमो लिया 10-12 दिन अपने फार्म के ऊपर, जमींदारों को दिखाया भी है। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर चला वो 50 हॉर्स पावर का था, कंपनी का मुझे अभी नाम याद नहीं, मोन्टेरा ऐसा नाम था कोई। तो उसकी जो कैपेसिटी थी वो मेरे पास 41 हॉर्स पावर का मैसी फर्गूसन है, उससे कहीं रोटावेटर चलाया हमने। रोटावेटर पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है ट्रैक्टर चलाने में। मतलब हमारा डीजल का ट्रैक्टर लोड मानता था, वो बिजली वाला ट्रैक्टर EV का लोड नहीं मानता था। तो हमने कहा कि EV के ट्रैक्टर आ जाए, तो उस पर सब्सिडी भी दूंगा मैं। जैसे हमारा ट्रैक्टर अब आ रहा है 7-8 लाख रुपए का, 50 हॉर्स पावर के, 8.5 तक मैक्सिमम आता है। ये जो बना रहे हैं कंपनी वाले, ये बना रहे हैं 15 लाख रुपए का। तो मैंने कहा इसकी कीमत 2 लाख घटाओ, 13 लाख रुपए तक करो, 5 लाख हम सब्सिडी देंगे, तो जमींदारों को 8 लाख रुपए मिल जाएगा। तो उसका डीजल बच जाएगा जी, और उसकी वो 8-10 साल की गारंटी भी देते हैं। तो जमींदारों को एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, जो हरियाणा सरकार करने जा रही है। राव साहब, एक और बहुत अहम सवाल है मेरा आपसे, और वो अक्सर लोगों को इंतज़ार होता है कि जब भी कभी राव नरबीर जी से बातचीत होगी तो इस तरह की बात ज़रूर होगी। आपने हाल ही में एक बयान दिया और जिसने सबको चौंका दिया, मुझे यकीन है। आपने कुछ दिन पहले राव रणजीत साहब को लेकर कहा कि वो आपसे कद में, हैसियत में, पैसे में हर तरह से बड़े हैं। तो क्या ये मान लिया जाए आपके इस बयान को लेकर कि अहीरवाल के 2 दिग्गज नेताओं के बीच की सियासी अदावत की बर्फ पिघलना शुरू होगी? कैसे मान लो, आपका वो तो कहने का तरीका है। वो कहते हैं ना, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। हाँ। वो तो सोचने का तरीका, कोमा कहाँ लगाओगे आप सोचते रहो। मैं सही कह रहा हूँ, वो मुझसे बड़े हैं, उम्र में बड़े, हैसियत में बड़े, रोप में बड़े, बड़ा परिवार के, मुझसे ज़्यादा दौलत वाले, मुझसे ज़्यादा एजुकेशन वाले, सब चीज़ों में बड़े, इसमें कोई संकोच नहीं। तो मोहब्बत का पैगाम है ये? कैसे ही लगा
एक और सवाल राव साहब, और आखिरी सवाल है आज का मेरा ये। कुलदीप बिश्नोई साहब के आप काफ़ी करीबी रहे और हाल ही में सांसद रेखा शर्मा जी ने एक बयान दिया था जिसे सियासी तौर पर खूब सुर्खियां बटोरी, खूब बयानबाजियां हुई, खूब वार पलटवार हुए भजनलाल जी, दिवंगत जी के लिए, बंसीलाल जी के लिए। उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो गैर नाजेबा कहे गए और वो पसंद नहीं किए गए। उस पर रिएक्शन भी तरह तरह के आए, विपक्षियों के भी आए और भजनलाल परिवार के तो आए ही। अब वो अलग बात है कि हाल में रेखा शर्मा जी ने माफ़ी मांग ली, लेकिन कंडेम नहीं किया गया था उस बयान को कभी भी। और कुलदीप बिश्नोई ने अपना सब कुछ सौंपा पार्टी को, हर किसी को, लेकिन किसी ने मजम्मत, किसी ने निंदा नहीं की थी उस बयान की। हाँ, मैं एक बात मानता हूँ, देखो जो दिवंगत हो गया उसके बारे में अच्छाई बुराई, आप हमारे समाज में कितना ही गंदा आदमी हो, कितना ही अच्छा आदमी हो, सामाजिक तौर पे हम जब वो दिवंगत हो जाता तो हम उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते, अच्छा ही कहते, ये गलत किया था। और किसी गुजरे हुए आदमी की जिक्र क्या करना, जिंदा उसकी, हम कुलदीप बिश्नोई की हमारे पार्टी में, मैं उसकी बड़ाई कर सकता हूँ, मेरे विचार ना मिलते मैं बुराई कर सकता हूँ। वो होता जो चला गया उसके बारे में अच्छे बुरे नहीं कहना चाहिए, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, नहीं कहना चाहिए। रेखा जी ने गलत कहा होगा, वैसे एक्चुअल में मैंने वो बयान सुना नहीं, अखबारों में पढ़ा कि हो चल रहा है, लेकिन कहीं यदि कहा है तो गलत है। चलिए, कम से कम आपने अपनी शख्सियत का ये उसूल भी निभाया कि आपने बेबाकी से गलत को गलत कहा और सही को सही आप कहते हैं। आपकी ये बेबाकी आपको बहुत मुख्तलिफ बनाती है। आपने हमेशा अपना कद बरकरार रखा, हालात चाहे कैसे ही रहे, मुख्तलिफ रहे, साजगार रहे, या फिर आप सियासत में किसी मरहले पर कभी किसी पायदान पर रहे। आपकी इस गुफ्तगू के बाद मैं आपसे विदा लूँगी इन अल्फाज के साथ। और हम जब यहाँ इस स्टेज पर पूरी जिम्मेदारी से बात करते हैं तो मुझे लगता है हम आपकी शख्सियत से रिलेट करके तमाम बातें कहते हैं, और मुझे खुशी है आज आपसे विदा लेते हुए इन अल्फाज के साथ कि ये आला शख्सियत हमने यूं ही नहीं पाई, ये आला शख्सियत हमने यूं ही नहीं पाई है, ये अना की दौलत हमने यूं ही नहीं कमाई है। कई मर्तबा टूटे हैं, कई मर्तबा बिखरे हैं हम, कई मर्तबा टूटे हैं, कई मर्तबा बिखरे हैं हम, कई मर्तबा हमने हम होने की कीमत चुकाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, एक बार जोरदार तालियां फिर से इस बातचीत के लिए। लेकिन मंत्री जी आप मंच पर बने रहिए, क्योंकि आज एक जिम्मा और भी आपको निभाना पड़ेगा। कुछ ऐसी हमारी हस्तियां हैं जो समाज में बहुत प्रगति ला रही है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहना पड़ेगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सरपंच रेखा यादव को। और नूह मेवात का एक ऐसा इकलौता गांव है जिसने पिछले 45 साल में सिर्फ एक ही परिवार का भरोसा हमेशा उन पर रखा है, और तावड़ू के कलवाड़ी गांव की सरपंच हैं सरपंच रेखा यादव। उनके बेहतरीन सेवा के लिए तावड़ू की बेस्ट महिला सरपंच के अवार्ड से इनको नवाजा भी गया है। तो बहुत बहुत स्वागत, और इनको सम्मानित कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जी। एक बार फिर से जोरदार तालियां, हौसला बढ़ाते रहिए। वो शख्सियत हैं जो आपके बीच में ही रहते हैं। प्रदीप कौशिक जी, मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आइए, चेयरमैन है जेवी इंटरनेशनल स्कूल के, और शिक्षा को आगे बढ़ाने में, शिक्षा को एक नया स्तर देने में इनकी भागीदारी है। बहुत बहुत स्वागत आपका इस मंच पर। आपको भी यहाँ पर राव नरबीर जी सम्मानित कर रहे हैं। बीआर सिकरी साहब, प्रदेश संयोजक एनजीओ सेल बीजेपी, बिजनेसमैन भी हैं, आपका भी स्वागत है इस मंच पर। आइए, एक एक करके यहाँ सम्मान प्राप्त करते हुए वो हस्तियां जो हमारे बीच में रहकर समाज में प्रगति ला रही हैं। जैसे कि मैंने कहा, आशीष मलिक जी, जीएम सेल्स ग्रो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, आप भी आइए इस मंच पर। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जी यहाँ पर हौसला बढ़ाते हुए उन शख्सियत का, मैं जैसे कि कह रहा हूं कि देश प्रदेश की तरक्की में इनका भी योगदान है। बीआर सिकरी साहब को आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में। इसके बाद आशीष मलिक जी, आप भी मंच पर आए। और साथ ही भीषम भारद्वाज जी, आपको भी आमंत्रित करना चाहूंगा, डायरेक्टर है द्रोणा स्कूल गुरुग्राम के, आप भी मंच पर आए। और एजुकेशन सेक्टर में द्रोणा स्कूल का भी बहुत अहम योगदान रहता है। गुरुग्राम में ये स्कूल भी बच्चों की शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। तो आपका भी स्वागत इस मंच पर। एक एक करके आइए और ये सम्मान प्राप्त करते रहिए। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जी, इनका हौसला बढ़ाते हुए संतराम खटाना साहब, समाज सेवी हैं गुरुग्राम के, आप भी आइए। एक ऐसे समाज सेवी जो समाज के बीच में रहते हैं, और साथ ही इनकी पुत्र वधू सोनिया खटाना खेड़ला गांव की सरपंच है, और समाज सेवा में संतराम खटाना साहब का बहुत अहम योगदान रहता है। इनका भी बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर। और संजय यादव जी, आप भी इस मंच पर आए, आपका भी यहाँ पर सम्मान हम करना चाहेंगे। आपका भी यहाँ पर अहम योगदान समाज में हमेशा से। और संजय यादव जी, एक बार फिर से मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा, आपका नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और आप आइए। और अंत में हम इसके बाद खबरें अभी तक की टीम की तरफ से
कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जी ने, जिन्होंने इतना समय दिया, यहाँ पर आए, गुरुग्राम की बात की, हरियाणा की बात की है, उनका भी सम्मान करें। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें और एक एक करके जितने भी गेस्ट का मैंने नाम लिया, तो प्लीज आइए इस मंच पर जिनको मैंने आमंत्रित किया। लेकिन अंत में अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री राव नरबीर जी को। एक बार जोरदार तालियां। देखिए समय दिया है, आपकी बात की, और दो बड़ी बातें किसानों के लिए मैं फिर से कहूंगा, बड़ी खबर है। खबर अभी तक पर 5 लाख रुपए की सब्सिडी ईवी ट्रैक्टर खरीदने पर। यह कोई छोटी बात नहीं है, मंत्री जी ने यही कही है, इस मंच पर कही है। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, एक बार फिर से आपने समय दिया। खबरें अभी तक को गुरुग्राम के बारे में, हरियाणा के बारे में आपने बात की है, तो बातचीत का सिलसिला लगातार हमारा जारी रहेगा। गुरुग्राम में आज हम गुरुग्राम और हरियाणा की बात करें, खासकर गुरुग्राम पर हमारा फोकस है, क्योंकि जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा था कि एक तरह से हमारी यहाँ पर आर्थिक राजधानी हम कहते हैं गुरुग्राम को भी, क्योंकि नगर निगम देखिए कितनी कमाई करता है, लेकिन गुरुग्राम के नगर निगम पर भी जिम्मेदारी बहुत होती है। लेकिन साथ ही एक सेक्टर ऐसा भी है